एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा कक्षा 8 विज्ञान का चैप्टर नंबर स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम कक्षा 8 की विज्ञान पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, उसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फसल के बारे में देखेंगे कि फसल किसे कहा जाता है। उसके बाद होता है कि फसल को किस तरीके से उगाया जाता है, क्या खेतों में बीज डालने से फसल अच्छे से उग पाती है या उसका उत्पादन हो पाता है। सारी जो कृषि पद्धतियां हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद मिट्टी को तैयार करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले। फिर उसके बाद बुआई की जाती है, उसमें साफ और स्वस्थ बीजों का उपयोग किया जाता है। साफ और स्वस्थ बीजों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। फिर उसके बाद खाद और उर्वरक दिया जाता है। फसल को बोने के बाद उसमें खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। खाद और उर्वरक क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जिन पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में होती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है, जिससे पौधे को सारे पोषक तत्व मिल जाए और उसका उत्पादन या पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। फिर उसके बाद आता है खरपतवार या फिर खाद और उर्वरक में अंतर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम पूरी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको नोट्स बनाना है तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है ना बच्चों। हम अच्छे से करने वाले हैं, एक भी टॉपिक हम इस चैप्टर में नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आता है फसल। जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, यानी एक ही जाति के पौधे उगाए जाते हैं, तो हम उसे फसल बोलते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल बोलते हैं। देखो इतना बड़ा खेत है ना, इसमें मैंने सारे जो पौधे लगाए हैं वो गेहूं के लगाए हैं, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि भाई खेत में सारे पौधे गेहूं के हैं। मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि खेत में गेहूं की फसल उगाई है। तो इसका मतलब यही होगा कि पूरे खेत में गेहूं के पौधे ही हैं। फिर हमने आगे क्या किया, फसल को ऋतु के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ की फसल बोलते हैं, और जो सर्दी यानी शीत ऋतु के मौसम में जो फसल बोई जाती है उन्हें हम रबी की फसल बोलते हैं। तो ऋतु के आधार पर हमारी फसलें दो प्रकार की होती हैं, है ना। खरीफ की फसल, ये फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जबकि रबी की फसल होती है ये शीत ऋतु में बोई जाती है। इसकी खेती जून से सितंबर माह तक की जाती है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और इसकी खेती अक्टूबर से मार्च तक की जाती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों, अलसी, है ना। अगला आता है हमारी कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं। फसल को उगाने से पहले किसान को अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग क्रियाकलाप, यानी सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसकी निराई गुड़ाई या जुताई करनी पड़ती है। तो ये सारे कार्य अलग अलग समय पर किए जाते हैं। सिंचाई की जाती है, तो फसल को उगाने के बाद सिंचाई की जाती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना मिट्टी तैयार करना, उसके बाद आता है बुआई करना, फिर खाद और उर्वरक दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, और सबसे लास्ट में आता है भंडारण। तो हम इन टॉपिकों को एक एक में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को क्यों तैयार किया जाता है, इसके हम लाभ भी पढ़ने वाले हैं। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है। अब मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है, भाई ऐसे ही खेत में बीज डाल दो उग जाएंगे, है ना। इसके क्या लाभ होते हैं, फसल की जड़ें गहराई तक जाती हैं, फसल की जड़ों का सरलता से शोषण होता है। अगर मिट्टी पोली रहेगी तो उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाएगी, और अगर गहराई तक जड़ें जाएंगी तो उन्हें शोषण की ज़रूरत होगी, तो उन्हें शोषण भी आसानी से हो जाएगा।
जुताई से केंचुओं और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है जो मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जिससे केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की मात्रा में भी वृद्धि होती है जो हमारी मिट्टी को और उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की उपजाऊ बनाए रखते हैं। जुताई में निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। पहले जो प्रारंभिक विधि जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी, जिनका उपयोग किया जाता था, उन्हें हम प्रारंभिक विधियाँ बोलेंगे। जैसे हल, कुदाली। और आधुनिक विधियाँ जो अभी आधुनिक तौर पर जो युक्तियाँ या विधियाँ उपयोग में की जा रही है, हम उन्हें आधुनिक विधियाँ बोलेंगे, जैसे कल्टीवेटर। अगला आता है बुआई। बीजों को भूमि में बोना बुआई कहलाता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें अच्छे से अच्छा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, इसीलिए साफ और स्वस्थ बीजों का उपयोग किया जाता है। अगर हम खराब बीजों का उपयोग करेंगे तो हमें उतना उत्पादन या कहीं गुना कम उत्पादन प्राप्त होगा। इस बुआई के निम्न औजारों का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक औजार और आधुनिक औजार। यह कीप के आकार का होता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में नाई बोलते हैं। सीड ड्रिल, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। जो अभी बीज मशीन आती है उसी को सीड ड्रिल कहा जाता है। आजकल उसी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें समय कम लगता है और श्रम और पैसे दोनों की बचत होती है। खाद और उर्वरक, मिट्टी को तैयार कर दिया, उसमें बीजों को डाल दिया और उसके बाद क्या किया जाता है, उनमें खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। अब खाद और उर्वरक में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होता है? खाद होता है कि उर्वरक होता है? ये अंतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आप इसको तो याद ही कर लेना साथ के साथ ही। खाद होता है, ये एक कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या होता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या गाय भैंसों के अपशिष्ट से बनाया जाता है। इनको क्या किया जाता है? गाय भैंसों को अपशिष्ट को या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को एक गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। ये कुछ दिनों बाद या 1 या 2 सालों बाद खाद का रूप ले लेते हैं। पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, जबकि ये एक रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों में बनता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, यानी खाद डालने पर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, जबकि उर्वरक डालने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि नहीं होती। बस ये क्या करता है, उर्वरक में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उन्हीं को पौधों तक पहुंचाया जाता है। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, जबकि उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्योंकि हम खाद को तो कार्बनिक पदार्थ से बना रहे हैं, जबकि उर्वरक को हम अपने हाथों द्वारा यानी रासायनिक क्रियाओं द्वारा बना रहे हैं, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार जितनी मात्रा डालनी है उसमें डाल सकते हैं। तो कहीं कहीं उर्वरक भी सही है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग अगर हम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो खेती बंजर बनती चली जा रही है। अगर बारिश के टाइम पर ये बहकर नदियों नालों में जाता है तो जो नदी नालों में जो जीव हैं उनको भी खतरा पैदा हो जाता है। उर्वरक हमारे शरीर के लिए और नदी नालों में जो जीव है उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, जबकि खाद का फ़ायदे ज़्यादा है और नुकसान कम है। तो हमें हमारे खेतों में खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब खाद के क्या लाभ है? खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती। जल धारण क्षमता मतलब जल को रोकने की क्षमता। जैसे कई क्षेत्रों में बारिश कम होती है, तो उसमें कई क्षेत्रों में बारिश कम होती है तो फसलों को जल की आवश्यकता होती है। तो उन मिट्टी में खाद का अगर उपयोग किया जाए तो हम कम
पानी में यानी कम बारिश में भी अच्छे से फसल का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब उनकी जल धारण क्षमता, मतलब जल को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी की जल को रोकने की क्षमता का बढ़ जाना जल धारण क्षमता कहलाता है। खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ती। मित्र जीवाणु यानी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जो मिट्टी को और अधिक ह्यूमस प्रदान करते हैं या उर्वरकता यानी पोषक उर्वरकता यानी ह्यूमस प्रदान करते हैं। मित्र जीवाणु मिट्टी को सरंध्र तथा भुरभुरी करने में सहायता करते हैं। सरंध्र यानी पोली करने में सहायता करते हैं। उर्वरक के उपयोग से किसानों को फसल अच्छी उपज प्राप्त होती है, परंतु इसके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और धरती बंजर बनती चली जाती है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा फसल चक्रण, है ना। फसल चक्रण क्या होता है? जब एक साल